नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ है कविता। और अगले 1 घंटे में हम आपके सवालों का जवाब देंगे, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। स्टॉक का नाम, बाय प्राइस, टाइम होराइजन, और हम आपके सवालों को इस शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए हैंडल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं और दिन के निचले स्तर पर बाजार कारोबार करता हुआ निफ्टी ने अब 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया है। 24,950 के नीचे कारोबार करता हुआ 150 अंकों की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। निफ्टी बैंक 550 अंक फिसल चुका है आज के सत्र में, 56,300 के नीचे कारोबार करता हुआ। तो भारी गिरावट, ओपनिंग हाई से काफ़ी गिरावट दिखी है और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडिसेस गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। कई सारे कंपनियों के नतीजे आए। एक्सिस बैंक नतीजों के बाद 4.5% लुढ़क चुका है। निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शामिल एक्सिस बैंक, नतीजे काफ़ी कमज़ोर। SBI लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल सभी स्टॉक्स 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर पर आज के सत्र में दबाव दिखा है। 1% से ज्यादा की तेजी, गिरावट दिखी है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड विप्रो की बात करें तो 2.5% ऊपर। याद रखें, विप्रो के मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी रही। उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर काफ़ी अच्छा रहेगा H1 से कंपेयर करें तो विप्रो में तेजी। इसके अलावा टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ONGC सभी स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए। लेकिन इस बीच हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट निमेश ठाकर भी जुड़ चुके हैं। निमेश जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर ही राय दे दीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर पर कारोबार करते हुए। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बैंक निफ्टी का जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया है। और मेरा मानना है कि अगर 56,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो गिरावट के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। और जिस तरह से वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो अभी फिलहाल अगर इंट्राडे की बात करें तो नीचे ये जो सपोर्ट बन रहा है वो 56,150 के आसपास एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए और माइनर रिकवरी जो है वो माइनर बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर जिस तरह से डेली चार्ट स्ट्रक्चर बना है, मेरा मानना है कि काफी वीक स्ट्रक्चर जो है अभी बन गया है और नीचे में बैंक निफ्टी में और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा कॉशियस व्यू है। पोजिशनल एंट्री अगर किसी ने ली है तो मेरा मानना है कि जरूर से अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है तो एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो चुका है। ऑलराइट, चलिए निमेश, स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो चुका है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है, उसी पर हमें फोकस भी कर लेना चाहिए। अभिषेक सारन फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, पूछिए। मेरे पास लॉरस लैब है। मैंने कोविड के टाइम पे इसको खरीदा हुआ था और एवरेजिंग किया हुआ है। 419 मेरा एवरेज प्राइस है। तो अगर आपके पास टेक्निकल एनालिस्ट है तो प्लीज क्या आप मुझे मंथली चार्ट पे देख के बता सकते हैं कि इसका टारगेट क्या रहेगा? मैं अगले 3, 3.5, 4 साल के करीब का होराइजन देख रहा हूँ। 3, 3.5 का, चलिए ठीक है, टेक्निकली बताते हैं। और ऐसे में आपको मुबारकबाद। वैसे मुनाफे में तो हैं, आपको बिल्कुल प्रॉफिट कुछ नहीं बुक करना है ना अभिषेक? राइट मैम। आप प्रॉफिट भी नहीं बुक करना चाहते? नहीं मैम, अभी रखना चाहता हूँ। ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ एक बार स्प्लिट से पहले। ओके, चलिए ठीक है। नियर टर्म आउटलुक निमेश, क्या सलाह होगी? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है और मंथली चार्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो मेरा मानना है कि काफी स्ट्रॉन्ग रनअप लॉरस लैब के अंदर आ चुका है और ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल अभी हमें मिला नहीं है। मेरा मानना है कि ऊपर में 865, 870 जो है एक लेवल आ रहा है जहां से एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको राय दूंगा कभी आप होल्ड करके रखिए और 870 के आसपास आता है वहां से एक बार जरूर से रिव्यू करवा लीजिएगा। तो ये नजरिया लॉरस लैब्स पर आता हुआ, होल्ड की रेटिंग और 815 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच
निमेश अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर चोपड़ा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास ना हिंदुस्तान जिंक के 150 शेयर हैं जो मैंने 461 की एवरेज प्राइस पे लिए थे। ओके। और 25 शेयर हैं हिंदुस्तान लीवर के जो मैंने 2372 के रेट पे लिए थे। ओके। और आपका टाइम होराइजन क्या होगा दोनों ही स्टॉक्स होल्डिंग्स पर? अबाउट 1 ईयर। 1 साल के लिए। हिंदुस्तान जिंक और HUL, क्या राय होगी हाँ जी। निमेश दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, दोनों स्टॉक के अंदर व्यू बुलिश है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर मेरा मानना है कि डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बट अगर लॉन्ग टर्म देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में और वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो 100 वीक की एवरेज का एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, तो व्यू बुलिश से मेरा मानना है कि ऊपर में 550 से 600 तक के लेवल आपको हिंदुस्तान जिंक के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से करीब आप 25% के गेन के हिसाब से ये स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हैं, व्यू बुलिश है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की अगर बात करें तो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि FMCG स्पेस में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, तो यहाँ से आने वाले दिनों में एक बुलिश आउटलुक है। ऊपर में मेरा मानना है कि 2800 से लेके 2900 तक के लेवल आपको एक 6 से 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो HUL के अंदर भी ये लेवल से आप होल्ड कर सकते हैं। 2800 के आसपास जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो हो गई है, लेकिन वक्त हो चला है बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का, उसी की ओर रुख करते हैं। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए, यहाँ पर आज का दिन वैसे तो है शुक्रवार, लेकिन बाजार शायद हैप्पी फ्राइडे फील नहीं कर रहा है, तो बाजार पर आपकी नज़र और उसके बाद आपकी रणनीति। जी कविता जी, डेफिनेटली आज मार्केट का जो माहौल है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, एंड जो की सपोर्ट लेवल्स है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए हम देख रहे हैं। तो पॉसिबली ये जो करेक्शन है वो आने वाले सेशंस में कंटिन्यू हो सकता है। न्यू टर्म में वापस 24,800 24,750 रिटेस्ट करते हुए हम देख रहे हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो जो 56,500 का सपोर्ट था तो वो भी ब्रेक किया, तो वापस जब तक 57,000 रिक्लेम नहीं करते तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नेगेटिव एक्सपेक्ट करें। पॉसिबली यहाँ से 55,800 नीचे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम पुट के साथ व्यू देंगे। देखिए, SBI लाइफ ने आज एक डबल टॉप बेरिश ब्रेकडाउन दिया है, एंड इसका जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग है जो एक सपोर्ट के जैसे करता था उसको भी ब्रीच किया है। तो SBI लाइफ का 1740 बाय करना है। यहाँ 23 के आसपास ट्रेड का, इसे 9 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। टारगेट होगा 51 का। तो इसका जो लॉट साइज है 325 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5250 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10,500 के। SBI लाइफ, और यहाँ पर लक्ष्य 51 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी। 9 रुपये का आप रिकमेंड कर रहे हैं। मुनाफा अधिकतम आपके आंकलन के मुताबिक 10,500 और नुकसान 5,200 का। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणनीति बताने के लिए। और झटपट एक डिस्क्लेमर भी यहाँ दिए देते हैं दर्शकों को, FNO ट्रेडिंग में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा सतर्कता बरतें, समझदारी के साथ आगे बढ़े, सलाह मशवरा लेकर ही आपको रणनीति बनाने की सलाह दी जा रही है। और अब हमारी खास पेशकश 21 जुलाई से ET Now और ET Now स्वदेश हमारे साथ गेस्ट एडिटर के तौर पर यहाँ पर जुड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद चेहरे, मिड एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन CEO स्वरूप मोहंती। आइए देख लेते हैं इसकी एक झलक। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। 170 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 24,950 के नीचे कारोबार करता हुआ दिन के निचले स्तर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन अब हमारे साथ संदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं, गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे आप? जी गुड मॉर्निंग मैम। मैं एक्चुअली अभी 3-4 दिन से ही मैं इन्वेस्टमेंट किया है,
मेरे पास IRFC है 245.7 है 134.8 में है। ठीक है, और कितने समय और- तक आप होल्ड कर पाएंगे? टाइम की कोई बाउंडेशन है, और मैं एक बार मैं पोर्टफोलियो बता दूं आपको थोड़ा। ठीक है, तो NMDC पर राय लेना चाहते हैं संदीप जी। निमेश, क्या राय होगी? NMDC 70 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, नियर टर्म में चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन होके स्टॉक में हम लोग ट्रेंड रिवर्सल एक देख रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको शॉर्ट टर्म आउटलुक के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ 67 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, और अगर यहाँ से जिस तरह से पैटर्न बनी हुई है, कप विथ हैंडल पैटर्न का एक फॉर्मेशन अभी डेवलप हो रहा है, और अगर ये पैटर्न बनती है तो नियर टर्म में आपको 75 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और 75 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर अच्छी अपमूव ऊपर में 85 टू 90 तक का लेवल भी देख सकते हैं हम लोग। तो व्यू अभी बुलिश है, आपको होल्ड करना है। रिस्क टू रेशियो काफी फेवरेबल है, तो 67 के स्टॉप लॉस से मैं आपको होल्ड करने के लिए देता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 75, और 75 का ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग 85 तक के लेवल NMDC में देख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अरविंद कुमार यादव जी का सवाल लेंगे। ये शायद फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। अरविंद जी, अरविंद कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए यूट्यूब पर इनका ये सवाल होगा। और निमेश, M&M पर इनका सवाल है, जो अपनी प्राइस बता रहे हैं। 100 की क्वांटिटी है 3209। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, इसलिए अवधि का मुझे अंदाजा नहीं है। अज्यूमिंग के पोजिशनल कॉल है इनकी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुकेंगे फिलहाल क्योंकि घाटे में है, लेकिन बाइंग प्राइस आपको इनकी कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है? 3209, 3189 के आसपास फिलहाल कामकाज हो रहा है। देखिए, स्टॉक बार बार ऊपर में अगर देखिए तो करीब 3 से 4 बार ये लेवल से 3250 के आसपास से स्टॉक में हम लोगों ने एक करेक्टिव मूव देखा है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि आज भी अगर देखें तो ऊपर के लेवल से हम लोगों ने एक करेक्शन देखा है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो जरूर से नीचे की तरफ कल का जो लो था वहां जहां पर 3170 के आसपास, वहां का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, ताकि अदरवाइज शॉर्ट टर्म में एक करेक्टिव मूव आ सकता है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट है, तो अगर 3170 ब्रेक करेगा तो और भी स्टॉक में करेक्शन आएगा। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 3170 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म नजरिया है तो ये काउंटर के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, आपको होल्ड करने की राय है। होल्ड करने की राय M&M पर आती हुई, लेकिन राकेश कुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग, बताएं। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ मैम। मेरा 289 पे 350 शेयर है इंटरनल का, ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है मैम, तो क्या करें? ठीक है। एटर्नल यानी जोमेटो पर राय लेना चाहेंगे। निमेश, क्या राय होगी आपकी एटर्नल पर? देखिए, इटर्नल ने अभी शॉर्ट टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर आ चुका है, और उसके बाद में पिछले 2-3 दिनों से एक करेक्टिव मूव भी देख रहे हैं। हालांकि स्टॉक के आज के दिन में अगर बात करें तो 21 EMA का जो सपोर्ट था 260 का, वो ब्रेक कर दिया है। तो अगर आज के दिन में क्लोजिंग 260 के ऊपर नहीं आती है तो मेरा मानना है कि स्टॉक फिर से 245 तक का एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा कोशिश हुई है, 260 के अगर नीचे आज बंद आता है तो मेरा राय रहेगा कि आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। 245 अराउंड फिर से आपको री एंट्री ये स्टॉक के अंदर मिल सकती है। ये टनल पर ये सलाह मिल रही है, और इसी के साथ निमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे आप अपने? जी, जितने भी स्टॉक डिस्कस किए उसमें पर्सनली मेरा कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंडेशन दी होगी। दर्शक मित्रों को विनती है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अचूक से संपर्क करें। शुक्रिया निमेश जी, आज आपने शिरकत की। और हमारी पेशकश में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे रॉकस्टार अभिषेक गायशिंडे जुड़ गए हैं। रॉकस्टार मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी एक रॉकिंग डीप डाइव रिसर्च होती है जिस पर आप हमारे दर्शकों को बताते हैं कि कैसे वो घाटे से बच सकते हैं और कैसे सधी हुई रणनीति बना सकते हैं। कुछ टीजर दे देंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पर बड़ी चर्चा होगी इन्हीं के साथ।
जी देखिए, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है और शुरुआती दौर में हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर के ओवरऑल ट्रेंड कैसे रहे हैं, वहां से क्या नजरिया उभर कर आता है। ओके। कोई नया ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड फिर से आईटी में शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा होता भी है तो किन शेयरों पर हमें नजर रखनी चाहिए, इन पर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। मतलब ये चर्चा सुनने के बाद दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि आईटी के कौन से स्टॉक में क्या रणनीति बनानी चाहिए उनको। जी परफेक्ट, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा टेक अवे, और इसी के साथ समेटते हैं योर स्टॉक के इस एडिशन को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार अभिषेक तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और विस्तार से आईटी क्षेत्र पर डीप डाइव रिसर्च ब्रेक के बाद। के सेकेंड हाफ में यानी इस दूसरे एडिशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास बात इस शो की ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। जरिया क्या है बता देते हैं आपको, आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश करेंगे 9167329108। इस नंबर पर अपने सवाल एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें। सवाल पूछने का तरीका एक है जो आपको बता देते हैं। स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह दे तो इसके लिए हमारे पास सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सही सवाल पूछे ताकि आपको सही सलाह मिल सके। और सोशल मीडिया पर भी हम लाइव हैं, खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल आप डाल सकते हैं। लेकिन बाजार की चाल की ओर अगर हम रुख करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 24,944 के आसपास फिलहाल कारोबार हो रहा है। शुक्रवार का दिन कुछ खास खुश नहीं है बाजार, इनफैक्ट अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे अब जाता हुआ लगभग 620 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स हम देख सकते हैं 81,636 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। 600 अंकों की ही कमजोरी बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रही है। 56,210 के लेवल्स यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट बेट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कमजोर है। 1838 यहां पर डिक्लाइंस है, 794 हम देख रहे हैं एडवांसेस हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज लाल निशान हावी है। स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखिए दोनों ही आधे % से ज्यादा टूटते हुए हमें कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्रॉस सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि लाल निशान में कारोबार हो रहा है। निफ्टी ऑटो लगभग 0.25% नीचे, आईटी आधा %, पीएसयू बैंक का खेमा आज भी हम देख रहे हैं लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। फार्मा भी हम देख रहे हैं आधे % लुढ़का हुआ। एफएमसीजी मेटल क्षेत्र में फिलहाल काफी सपाट लेकिन लाल निशान के आसपास कारोबार हो रहा है। और रियलिटी भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी लाल निशान हावी है। अक्रॉस सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि आज गिरावट हावी होती हुई बाजार में दिखाई दे रही है। टॉप लूजर्स, क्योंकि लूजर्स का खेमा यहाँ पर काफ़ी भारी है आज के सत्र में। निफ्टी के टॉप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर भी लेके आएंगे जहाँ पे नतीजों का प्रभाव पड़ता हुआ एक्सिस बैंक में 4.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एसबीआई लाइफ लगभग 2.5% यहाँ पे टूटा हुआ। श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पोर्ट्स, इन सभी काउंटर्स में हम देख रहे हैं लगभग 0.25 से 1.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर कुछ गेनर्स के नाम फ्लैश होते हुए जो हमने आते हुए देखे हैं। विप्रो एक आईटी पैक का दिग्गज यहाँ पे 2% के पार की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। उसके बाद टाटा स्टील, ओएनजीसी हम देख रहे हैं लगभग आधे % ऊपर है। काफी एक्शन है हमारे योर स्टॉक के इस एडिशन में जहां पर हम डीप डाइव रिसर्च पर भी फोकस करेंगे अभिषेक गायशिंदे के साथ। लेकिन उससे पहले क्योंकि नतीजों का एक मौसम शुरू हो चुका है, मैनेजमेंट्स लगातार जुड़ते रहते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस के सीएफओ कबीर अहमद शकीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और कबीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहली बात होने वाली है नतीजों के लिहाज से ही। सर, फर्स्ट फ्रंट पे आप नतीजे क्या कहेंगे, ओवरऑल नतीजों पर आपका टेक? कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मरतबा मैं आपके शो में आ रहा हूँ, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हमने रिसेंटली हमारा इन्वेस्टर डे भी किया था अर्ली जून में, और हमारा स्ट्रैटेजी वापस रिफ्रेश करके पूरे स्ट्रीट को बताया था। मैं बहुत खुश हूँ Q1 का। अगर आप नतीजे देखेंगे कि जो क्लाइमेट में है, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जो टैरिफ सिचुएशन, इसके बीच में डेटा रेवेन्यू 9.4% जो ग्रोथ हमने डिलीवर की है, इससे हम खुश हैं। एबिटा मार्जिन्स भी स्लोली हम प्रोग्रेस करते आ रहे, 40 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो इन दोनों से मैं बहुत खुश हूँ। और हमारा ऑर्डर बुक इस क्वार्टर भी बहुत हेल्दी रहा है। हेल्दी डबल डिजिट में हमारा ऑर्डर बुक है, जिसका नतीजा हमें 2-3 क्वार्टर बाद
पता चलेगा रेवेन्यू पे जब हम डिलीवर करने लगेंगे सर्विसेज को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे स्ट्रैटेजी के ट्रैक में चल रहा है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं इस नतीजे को लेकर। कुछ नतीजे क्योंकि स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, दर्शकों को बताना भी यहाँ पर ज़रूरी है। कंसोलिडेटेड आय अगर हम देखें तो यहाँ पर 5960 क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर आया है, यहाँ पे लगभग आधे % की कमजोरी, लेकिन मुनाफा देखिए यहाँ पे 81.7%। कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात हो रही है, ये आंकड़ा लगभग 190 करोड़ के आसपास आता हुआ देखा है। एबिटा बड़ा है, एबिटा लगभग 1.4% बढ़कर 1137 करोड़ पे आंकड़ा। एबिट मार्जिन 18.7% से बढ़कर 19.1% पर आया है। सर, एनसीडीज के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की भी मंजूरी यहाँ पर आपको मिल गई है, कुछ इसके बारे में बता पाएंगे? ये एकदम नॉर्मल फंड रेजिंग है कविता, कोई स्पेशल कुछ नहीं है। हम हर बार देखते रहते हैं जब हमारा डेट जब मैच्योर होता है तो कौन से मार्केट से हम डेट उठाएं। कभी हम फॉरेन मार्केट से उठाते हैं, कभी इंडियन मार्केट से उठाते हैं, रेट के के हिसाब से चलता है। तो इंडियन मार्केट में जब उठाते हैं तो सेबी का रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर है, अप्रूवल्स है, तो वो हम लेते हैं। कोई स्पेशल कुछ चीज नहीं है। जो हमारा डेट अब रिटायर हो रहा है उस डेट को हम रिप्लेस करने के लिए ये एनसीडी उठा रहे हैं। कबीर जी, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड से मंजूरी मिली है, जरा इसका खाका और स्वरूप हमको समझा पाएंगे आप? कविता जी, 2-3 क्वार्टर पहले मैंने बताया था कि हम स्ट्रेटेजिक रिव्यू कर रहे हैं हर एक एसेट का, नॉन कोर एसेट का, और उसका नतीजा भी मार्केट के सामने है। हमारा एटीएम बिजनेस था, कुछ क्वार्टर्स पहले हमने उसको बेच दिया था क्योंकि वो नॉन कोर रहा हमारे लिए। नेट फाउंड्री जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो स्केल करने के लिए और पैसे की जरूरत होती है, तो हमने पार्टनर को लेके आए। हमारा स्टेक अराउंड 90% से हमने डाइल्यूट किया, बाकी 11.5% कुछ स्टेक बचा हुआ है, वो भी हम 1-2 क्वार्टर में डाइल्यूट कर देंगे। हमारा सारा फोकस कोर पे ड्राइव करने हैं। हमारा डेटा बिजनेस को हमें डबल करना है, ये हमने मार्केट को बताया। FY 27-28 तक हम इसको 28,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। मार्जिन को वापस लेके आना है, क्योंकि हम 23-25 रेंज हमारा एम्बिशन रहा। हम उस रेंज पे 2 साल पहले तक थे। 3 एक्विजिशंस किए, सारे एक्विजिशंस लॉस मेकिंग रहे, इसीलिए हमने वो विकल्प के लिए रेडी थे पहली बार से। और अब हम वापस उसको अपने डेस्टिनेशन मार्जिन प्रोफाइल पे लेके जाएंगे। तो मार्जिन, रोसी, सब कुछ वापस वही लेवल पे आएगा जहां पे 2 साल पहले हुआ करता था। क्योंकि हम वो लेवल तक पहुंचे इसलिए नहीं कि वहां पे रहें, और उस कैश को उठा के वापस री इन्वेस्ट करें धंधे में, ताकि हम ग्रोथ बढ़ा सके और धंधे को बढ़ा सके। वही हमारा वर्चुअस सर्कल ऑफ ग्रोथ है, वही हमारा फाइनेंस स्ट्रेटजी है, ताकि हम बिजनेस को ग्रो करें, जो भी उससे पैसा आता है उसको हम वापस री इन्वेस्ट करें और ग्रोथ लेके आए। वही हमारा स्ट्रेटजी है, और हम उस स्ट्रेटजी पे एकदम टिके हुए हैं। राइट तो क्लियरली यहाँ पर जो ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल क्लैरिटी है अक्रॉस द सब्सिडरीज, वो एक तरह से इंश्योर होती हुई हमको दिखाई दे रही है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम की महारत है आपके पास, ठीक है, अब हमें जानना है कि हमें आपसे इस नए वित्त वर्ष में और क्या उम्मीदें लगाकर रखनी चाहिए बाकी तिमाहियों में। हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, खरीदारी कर रखी है आपके काउंटर में, और अब जानना चाहेंगे कि आने वाली तिमाहियों में आप किस तरह से अपनी रणनीति अक्रॉस पैरामीटर्स, सेगमेंट्स तय कर रहे हैं, जिससे हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए। क्या सलाह देंगे आप और क्या जानकारी देंगे? देखिए कविता जी, पहली बात तो हम एकदम एक्साइटिंग इंडस्ट्री में, तो डिजिटल इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ नया आते जा रहा है। 2 साल तक किसी ने जेएनए की बात सुनी तक नहीं, अभी हम सबके सब चैट जीपीटी पे लगे हुए हैं। टाटा कम्युनिकेशंस ने AI क्लाउड पे इन्वेस्टमेंट किया है, अभी $26 मिलियन ऑलरेडी हमने खर्च कर चुके हैं, $55 मिलियन तक और खर्च करने वाले हैं। हाँ, मेटी में हम एम्पैनल्ड हैं, हमारे पास 512 GPUs आ चुके हैं, 1000 GPUs तक आ जाएंगे 1-2 महीने में। और तो नए कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। आई मीन, इसका अभी तक कुछ रेवेन्यू नहीं दिख रहा है, मगर इन्वेस्टमेंट जा चुका है। तो ये मुझे एक्साइट करता है, हमारे सारे कंपनी को ये एक्साइट करता है कि हम सिर्फ प्योर कनेक्टिविटी प्लेयर नहीं रहे,
और कनेक्टिविटी को लेते हुए वो दैट्स अ फुट इन द डोर तो हम एंटरप्राइज कस्टमर्स को अंदर जाके उस कनेक्टिविटी के वजह से और क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं कस्टमर इंटरेक्शन स्वीट, हमारा मूव पोर्टफोलियो, हमारा क्लाउड और सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, हर एक चीज जो वैल्यू एडिशन है वो आपको दिखता आ रहा है। हमारे इन्वेस्टर डे में हमने सारे मार्केट को ये बताया है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बढ़िया है, राइट, और बहुत ज्यादा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को किसी को भी डाउट नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यह है कि टाटा कम्युनिकेशंस के पास वो एसेट्स हैं, वो कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, वो कैपेबिलिटीज हैं और वो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है कि हम इस अपॉर्चुनिटीज में रियलिस्टिकली पार्टिसिपेट कर सके। और हमें वो दिखाई भी दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे $1 मिलियन कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हमारे $10 मिलियन कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट पेनिट्रेशन रेशियो जिसे बोलते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक कस्टमर को बेचते हैं वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमारा एनपीएस स्कोर बढ़ रहा है। इन सबको अगर ऐड करें कि हमारा कस्टमर रेलेवेंसी कोशेंट जो इंटरनली हम बोलते हैं कि हम कस्टमर को रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट, वो बढ़ता दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमको वो ऑर्डर बुक में दिख रहा है और रेवेन्यू में भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है। अब एक क्वार्टर थोड़ा ऊपर गया नीचे गया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेजेक्टरी एकदम बहुत सही चल रहा है। ऑलराइट, तो चलिए, काफ़ी एक्साइटेड और ऑप्टिमिस्टिक आप साउंड भी कर रहे हैं, काफ़ी क्लैरिटी आपके जवाब में, तो ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं अगले क्वार्टर में जब आपसे बातचीत हो तो इससे बेहतरीन नंबर्स और भी मुनाफा दर्शकों के पोर्टफोलियो में आपकी खरीद और आपके स्टॉक की खरीद के जरिए। धन्यवाद और शुभ दिन आपको कबीर जी। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो चलिए, नतीजों पर मैनेजमेंट से हमने बातचीत कर ली, लेकिन बेहद खास सेगमेंट का वक्त हो चुका है, डीप डाइव रिसर्च। तो जून तिमाही के नतीजों के सीजन के साथ ही डीप डाइव रिसर्च एक बार फिर लौट आया है और आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के नतीजों की। अब तक कैसे रहे हैं आईटी कंपनियों के नतीजे और इनके दम पर आगे कैसे रहेगी शेयरों की चाल। बेहद खास रिसर्च लेकर ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के रिसर्चर अभिषेक गायशुंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभिषेक, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। और चलिए, आईटी कंपनियों पर बात करते हैं, क्या लबोलुबाब निकल कर आ रहा है? बेसिकली देखें तो रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत होती है वो आईटी सेक्टर से ही होती है और इस बार भी अगर हम देख रहे हैं तो आईटी सेक्टर के रिजल्ट ही जो है मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें तो इस रिजल्ट में खास बात ये रही कि जो यूएस टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद में ये आईटी सेक्टर का पहला रिजल्ट है। और Q4 के एंड में भी जिस तरह से हमारा मैनेजमेंट से डिस्कशन हुआ था या ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुआ था वो ये था कि Q1 जो है बड़ा मॉडेस्ट होगा, टैरिफ से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट होगा वो Q1 में देखने को मिलेगा। और तकरीबन उस वजह से अगर हम देखें तो ये जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, हालांकि पॉजिटिव सरप्राइज की कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। 3-4-5 जो वेरिएबल्स होते हैं और आईटी सेक्टर में देखने के लिए, तो सबसे पहले आप जो रेवेन्यू लेवल पे सीसी ग्रोथ देखते हैं वहाँ पर कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली जो कहेगा कि यहाँ पर कोई नया ट्रेंड उभरता हुआ देखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसा अनुमान था उसके आसपास कहीं ना कहीं जो है नंबर देखने को मिले हैं। मार्जिन फ्रंट पर भी कोई ऐसा विशेष सरप्राइज नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ जरूर है कि जो शुरुआती दौर में कैपेसिटी बिल्डअप कर ली गई थी कि नए ऑर्डर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन होगा, वैसा नहीं हुआ है, तो उसका असर जरूर जो है मार्जिन पर एक तरीके से देखने को मिला है कि कोई एक्सपांशन नहीं है। एक आध दो प्लेयर को छोड़ दें जहाँ मार्जिनल एक्सपांशन होगा, लेवरेज की वजह से हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से, बट कोई बड़ा भारी नहीं। तीसरा जो पैरामीटर होता है यहाँ पर देखने के लिए वो होता है कि ऑर्डर विंस कैसे हैं। तो ऑर्डर विंस में भी देखें तो क्यू पर अगर मैं विप्रो को छोड़ दूँ तो बाकी प्लेयर्स में कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। जो प्लेयर्स जरूर कह रहे हैं कि ये जो नंबर है वो रियलिस्टिक नंबर है, मार्केट की जो करंट अनसर्टेनिटी है उसको इंडिकेट कर रहे हैं, बट हाँ वहाँ पर एक डिक्लाइन जरूर है। सीजनलिटी फैक्टर वहाँ पे प्ले कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर होता है कि एम्प्लॉय एडिशन कैसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय एडिशन होता है वही आपकी कैपेसिटी है। एम्प्लॉय एडिशन बताता है कि आने वाले दिनों में आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को के बारे में सोच रहे हैं। तो एम्प्लॉय एडिशन तकरीबन देख लें तो सपाट है, फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉय एडिशन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये 3-4 जो बड़े ट्रेंड्स नंबर्स के आधार पर देखने को मिल रहे हैं हमें। सर ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर क्या कुछ आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड लाइंस में क्या नहीं आ रहा है ट्रेंड के मुताबिक? जी हाँ, तो अगर हम यहाँ से बड़े ट्रेंड्स को देखें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है
कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और टैरिफ रिलेटेड फियर अभी भी कहीं ना कहीं है। जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज का भी अगर हमें क्रक्स निकाले ना, जो 3-4-5 मैनेजमेंट की कमेंट्रीज हमने देखी, वो ये है कि क्लाइंट लेवल पर डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है। ऑब्वियसली अगर क्लाइंट क्लियर नहीं है कि आने वाले दिनों में ग्रोथ कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, तो जो वेंडर्स हैं उनको भी जो है ऑर्डर इनफ्लो में दिक्कत होता है, और वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि बीएफएसआई सेगमेंट में जो है अगर टीसीएस की कमेंट्री को हटा दें तो बाकी कमेंट्री जो है वो क्लियर है कि बीएफएसआई सेगमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी स्पेशली जो ऑटो सेक्टर है वहां पर एक तरह का प्रेशर जरूर है। तीसरी चीज ये है कि कोई बहुत बड़ा गाइडेंस देने के लिए मैनेजमेंट इस समय तैयार नहीं दिखे। FY26 को अगर देखूं तो इस ट्रेंड को अगर मैं डेवलप करूं और एक्स्ट्रापोलेट करूं तो एक चीज क्लियर है कि FY26 में कोई भी मुझे जो है अर्निंग अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अर्निंग डाउनग्रेड्स हुआ FY26 को लेकर। ये जरूर है कि FY27 में जो है जो मैनेजमेंट के गाइडेंस है उन्होंने उनको इंटैक्ट किया है। ऑर्डर बुक जहां पर बड़ी है वहां पर लो मार्जिन ऑर्डर्स जो ऐड हो गए हैं, उसके कारण आने वाले दिनों में मार्जिन प्रेशर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज ये है कि ये जो एक्सपेक्टेशन अभी भी ये है कि Q2 में जो है टैरिफ रिलेटेड फियर ओवर हो जाएगा, उसके बाद एक क्लैरिटी उभरेगी। अगर टैरिफ रिलेटेड फियर Q2 में ओवर नहीं होता है तो ये ड्रैग डाउन है ये आगे भी कंटिन्यू होगा। तो FY26 का जो सेकंड हाफ है वहाँ भी एक कंसर्न आपके बिल्डअप होना शुरू हो सकते हैं। अगर गाइडेंस वगैरह की बात करें तो जो अपर एंड के गाइडेंस है वहाँ पर किसी ने कोई कम नहीं किया है। एक का दो मैनेजमेंट ने अगर बात करें हम तो HCL टेक ने जो है अपना लोअर एंड का गाइडेंस 2% से बढ़ा के 3% कर दिया, बट 5% का जो उसका गाइडेंस था ग्रोथ का वो वैसा का वैसा है। मार्जिन गाइडेंस उसने 100 बिप्स के आसपास जो है कम कर दिया है। विप्रो की कमेंट्री में एक चीज देखने को मिली कि उसने Q2 को लेकर -1 to 1% की ग्रोथ के बारे में बात की, तो मतलब सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस है, बट वो मार्जिनल है। उसके कारण कोई अर्निंग अपग्रेडेशन आएगा नहीं, उसके कारण कोई वैल्यूएशन में एक्सपेंशन आएगा नहीं, कोई ट्रेंड रिवर्सल आएगा नहीं। तो ऐसे में अभी जो सार समझ के आ रहा है मुझे पूरे FY26 को लेकर थोड़े से चिंता के बादल तो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब क्योंकि आपने स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी की और जिक्र भी किया, अब हमें ये जानना है दर्शकों के लिए कि अब यहाँ से रणनीति अपने काउंटर्स में कैसे बनाई जाए फिर। जी, अगर आप पूरे ओवरऑल IT सेक्टर को अगर देखें तो उसको आपको 2 पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, एक टायर 1 प्लेयर्स और टायर 2 प्लेयर्स। टायर 1 प्लेयर्स में जो ग्रोथ अगर आया भी किसी भी टाइम पे तो 2-3% से ज़्यादा नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा अपग्रेडेशन वहाँ पर आ जाए उसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बेस बहुत बड़ा है। अगर 6 लाख 6.5 लाख आपके पास एम्प्लॉय हैं तो उस पर ग्रोथ बताना और फिर उस पर एक रेवेन्यू कन्वर्जन करना वो बहुत मुश्किल है। तो जो करंट अगर ट्रेंड देखें तो यहाँ पर भी जो है जो टायर 2 प्लेयर्स हैं वहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिले। इवन दो कि ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगा, बट टायर 2 प्लेयर्स जो हैं वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे परसिस्टेंट हो गए, कोफोर्ज हो गए। यहाँ पर जो है डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लेयर वही हैं जहाँ पे कुछ सालों पहले ही बड़े प्लेयर्स थे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग भी उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर इन शेयरों के जो ट्रेंड्स हैं, रिटर्न्स हैं, उनके बड़े होने की उम्मीद ज़्यादा है। अगर आप पिछले 3-4 महीनों में जो IT सेक्टर में रैली हुई भी है उस पर भी देखेंगे तो आप डिमांड अगर करेंगे तो जो टायर 2 प्लेयर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन टायर 1 प्लेयर से ज़्यादा रहा है। वहीं फंडामेंटल्स में भी अगर आप देखेंगे जो अर्निंग्स में भी जो ओवरऑल सेक्टर की उसमें जो ट्रेंड ग्रोथ देखने को मिलेगा उसमें भी टायर 2 प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। तो एक राय बिल्कुल क्लियर है कि ये इसमें आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है, और बॉटम अप अप्रोच में आपके पास जो टायर 2 प्लेयर्स हैं जिनमें की ग्रोथ अभी जो है अप ट्रेंड आ सकता है या आ रहा है, वहाँ पर आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में वेट देना चाहिए। यानी टायर 2 मतलब आप मिड कैप काउंटर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब नई खरीदारी का अब समय है कि आपको लग रहा है कि जिन्होंने खरीदा हुआ है वो रुके रहे इस तरह के काउंटर्स? देखिए ये ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको अगर क्योंकि सेक्टर में कोई बड़ा ट्रेंड आएगा नहीं, Exactly. तो आपको बिल्कुल जो डीप होता है जब भी स्टॉक प्राइस में कोई करेक्शन आता है, क्योंकि ये यूएस में सबका एक्सपोजर होता है, वहां से रिलेटेड कोई बुरी न्यूज़ आई और आपके पास अगर शेयर्स में गिरावट आ जाती है तो एक अच्छी अवधि के लिए आप जो है पोर्टफोलियो में आप जो टायर 2 सेक्टर है उनको करेक्शन के दौर में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पूरा खाका और स्वरूप हमने आपको डीप डाइव रिसर्च में IT क्षेत्र के बदौलत बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, आपने समय दिया और इतनी अहम चर्चा की। और वाकई जिस तरह से हमें ग्लोबल हेडविंड्स दिखाई दे रहे
हैं आईटी पैक को लेकर बहुत चिंताएं हैं, लेकिन जैसा कि आपका मोटा टेक अवे है कि मिड कैप आईटी पर फोकस करें और करेक्शन में लंबी अवधि के लिहाज से ही पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ नहीं, निवेश का नजरिया बनाने में समझदारी होगी। धन्यवाद आपका। और चलिए हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार योर स्टॉक में हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। की चाल पर हम चेक ले लेते हैं, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं 160 अंक नीचे निफ्टी बना हुआ है और 500 अंकों की कमजोरी और गिरावट हमें सेंसेक्स में दिखाई दे रही है, 0.5% गिरावट यहां पर। और बैंक निफ्टी आप देखिए लगभग 470 अंक फिलहाल टूटता हुआ। 1749 हमें डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं, 903 एडवांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के लिहाज से बाजार में हमें बहुत दिखाई दे रहा है और आज ब्रॉडर मार्केट्स भी हम देख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें, यहाँ पर भी आधे % के साथ गिरावट हो रहा है, गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। अक्रॉस सेक्टर इंडिसेस हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है। एक बार आपके स्क्रीन पर हम हीट मैप भी लेकर आएंगे, जहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ किस तरह से कामकाज हो रहा है। देखिए हीट मैप के तौर पे आप देख सकते हैं टाटा स्टील, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें हम लगभग आधे से 1.5% तक की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। आईटी पैक के कुछ काउंटर्स जहां पर आज अगर आप इन्फोसिस देखें, विप्रो देखें, यहां पर थोड़ी बहुत ख़रीदारी है, बहुत मामूली, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड यहां पे कमज़ोरी का ही है। ट्रेंड यहां पे कमज़ोर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, एम&एम, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% यहां पे टूटा हुआ। आरआईएल के नतीजे हैं, उसके पहले हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। वरना एचसीएल टेक, एलएनटी में आप देखिए आधे % की गिरावट के साथ कारोबार। अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी में भी हम देख रहे हैं लगभग 1/4 से 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो बाजार में फिलहाल शुक्रवार के दिन हम देख रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स के नीचे कारोबार हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है, नतीजों का इम्पैक्ट बाजार में दिखाई दे रहा है क्लियरली। लेकिन हम रुक करेंगे हमारी बेहद खास पेशकश की ओर। 21 जुलाई से ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ गेस्ट एडिटर के तौर पर जुड़ेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद चेहरे, म्यूरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन और सीईओ स्वरूप मोहंती। आइए देख लेते हैं इसकी एक झलक। जो बनाते हैं निवेश के रास्ते, अब तय करेंगे